ओरा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताने वाली हूं कि माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री क्या है, उसका यूज बच्चों को क्यों होता है, जैसे टीचर ट्रेनिंग पीरियड में माइक्रो टीचिंग क्यों यूज में लाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, इसके कौन कौन से फायदे हैं और किस प्रकार से माइक्रो टीचिंग यूज किया जाता है, ये सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको सबसे पहले लाने वाले इंसान कौन है। तो वो है डॉक्टर D.W. एलन। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 1963 में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की है। और इंडिया में माइक्रो टीचिंग लाने वाले हैं डॉक्टर D.D. तिवारी। इन्होंने 1967 में इलाहाबाद में माइक्रो टीचिंग लाया है और तब से ये माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग पीरियड में देते आना चालू हो गया है। अब ये जो है माइक्रो टीचिंग ये क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो और टीचिंग, इसमें दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, एक है माइक्रो और दूसरा है टीचिंग। माइक्रो यानी छोटा, टीचिंग यानी पढ़ाना। छोटा क्या है तो इसमें है टाइम साइज भी छोटा किया जाता है, उसके बाद क्लास साइज भी छोटा किया जाता है और टॉपिक साइज भी छोटा किया जाता है। अब रेगुलर जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो 30 to 35 मिनट्स का क्लास रहता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे साइज कम किया जाता है टाइम का। यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में ही पढ़ाना होता है। उसके बाद क्लास का भी साइज कम किया जाता है। जैसे नॉर्मल क्लास में 50 या 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन इसमें 5 से 10 ही स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक में भी बिल्कुल छोटा सा ही एक कंटेंट या एक सब टॉपिक ही लिया जाता है, एक पॉइंट पर ही यहाँ पे समझाया जाता है। इस प्रकार से इसको माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो यानी छोटे छोटे भाग उसके किए जाते हैं। जो हम रेगुलर लेसन में जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं, बहुत सारे स्किल्स को लेके ही हम 30 to 35 मिनट्स का लेसन पढ़ाते हैं। लेकिन एक साथ जब हम पढ़ाते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ाना है, हमारी बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे कि एक नववधू रहती है जो जस्ट शादी करके अगर अपने ससुराल गई है और उसको पहले ही दिन बहुत सारे मेनू या पदार्थ बनाने के लिए बोल दिए जाए तो उसकी जैसी अवस्था होती है, सेम ऐसी ही अवस्था अपने छात्र अध्यापकों की होती है। उनको अगर एकदम से बहुत सारे स्किल एक साथ सारे स्टूडेंट के सामने पढ़ाने के लिए बोल दो तो वो डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और वो पढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो स्किल्स है उसको अलग अलग किया जाता है, सेपरेट स्किल्स पढ़ाई जाती है। इसलिए माइक्रो टीचिंग का ज्यादा महत्व है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे अगर एक साथ दवाई दी जाए तो वो कभी ठीक नहीं होगा। उसको सही तरीके से ही दवाई देना सही रहता है। उसी प्रकार से ही जब स्टूडेंट को अपन पढ़ाना सिखाते हैं, टीचिंग कैसे करना सिखाते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण स्किल्स कौन कौन सी है उसको पहले हमें अलग करना है और वही जो इम्पोर्टेंट जो स्किल्स है वही स्किल्स बच्चों से प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि बच्चे बाद में लेसन के लिए जब क्लास में जाए तो वो अच्छे से तैयार होके जाए। ये जो टीचर ट्रेनिंग जो पीरियड रहता है इसमें बच्चे कैसे पढ़ाना है, क्लास में क्लास कंट्रोल कैसे करना है और हमारा जो टॉपिक है, हमारे सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक है वो कैसे पढ़ाना है, ये सब बच्चों को यहाँ सीखना होता है। तो बच्चों के जैसे दो मेथड है, उस दो मेथड के अनुसार ही उनको लेसन लेने हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्किल्स है, वो भी मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो माइक्रो टीचिंग है उसकी स्टेप्स कौन कौन सी है। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसमें हम देखेंगे कि 8 स्टेप्स है। उसमें से सबसे पहले है स्किल डिफाइनिंग। इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि कौन कौन सी स्किल्स है उसको पहले डिफाइन करना है कि हमें ये स्किल लेनी है। 10-12 स्किल्स है वो अलग अलग है, उसमें से आपको 8 स्किल लेनी है, 4 स्किल लेनी है, 5 स्किल लेनी है, उसको आपको पहले डिफाइन करना है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जो भी एक्सपर्ट रहेंगे आपके कॉलेज में, आपका स्टाफ रह सकता है या बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, ये माइक्रो टीचिंग के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे स्किल के लेसन के अनुसार, और वो डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे देखेंगे और उन समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन लेना है या लेसन लेना है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान। नेक्स्ट स्टेप है
कि जब डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है तो स्टूडेंट्स को लेसन प्लान तैयार करना है। माइक्रो टीचिंग का जो स्किल के ऊपर वो लेसन लेने वाले हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल हो गया या इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, जो भी स्किल के ऊपर वो लेसन लेने वाले हैं उसका पहले उनको प्लानिंग करना है। लेसन प्लान किए बगैर वो लेसन ले नहीं सकते। अगर हमारे पास अगर प्लान तैयार है तो हम अच्छे से प्रिपेयर होके वो लेसन ले सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है कि लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग का उनको पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद की स्टेप है टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। जैसे मैंने बताया कि क्लास साइज भी इसमें छोटा होता है, तो इसमें बच्चों को वो छोटे साइज में 5 से 10 स्टूडेंट के सामने वो अपने क्लासमेट्स भी रह सकते हैं या स्कूल के भी स्टूडेंट्स रह सकते हैं। तो ऐसे जो अपने क्लासमेट्स के सामने अगर वो अपना परफॉर्मेंस देंगे तो उनको ये टीचिंग जो है अपने छोटे ग्रुप में ही करना है। जो लेसन प्लान उन्होंने बनाया है उसी हिसाब से उनको वो लेसन अपने स्टूडेंट के सामने या फिर अपने छात्र अध्यापकों के सामने ही लेना है। इससे उनका डर थोड़ा सा निकल जाएगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये जो मेरे सामने बैठे स्टूडेंट है ये मेरे ही साथ पढ़ने वाले हैं, उनकी भी गलतियां होने वाली है, इसलिए वो रिलैक्स रहते हैं और वो अच्छे से अपना लेसन ले सकते हैं। उसके बाद की स्टेप है डिस्कशन। जब स्टूडेंट माइक्रो टीचिंग लेसन लेते हैं तब जो ग्रुप में बच्चे सामने बैठे हैं उसमें से कुछ बच्चे उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करते वक्त वो उनकी गलतियां भी निकालते हैं और जैसे ये लेसन स्टूडेंट लेता है उसके बाद तुरंत में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि इस छात्र अध्यापक की कहाँ गलती हुई है। जो लेसन उसने लिया है अभी माइक्रो टीचिंग का, उसमें उसकी गलतियां कौन कौन सी हुई है, कहाँ हुई है, ये सब उसको बताया जाता है। इससे क्या होता है कि अपने अंदर किस बात की कमी है, मुझे क्या नहीं आया है, कहाँ मैंने गलती की है, ये छात्र अध्यापक को पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है री प्लानिंग। अब जब उसकी गलतियां बताई दी जाती है तो उसको फिर से माइक्रो टीचिंग का जो लेसन उसने निकाला है उसकी री प्लानिंग करनी पड़ती है। इसमें उसको समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि अभी उसको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, अभी बिल्कुल अच्छे से ओके लेसन उसको लेना है, इसलिए उसको फिर से लेसन प्लान निकालना है। फिर जो गलतियां है, जो कमियां है उसको दूर करके अच्छा एक प्रॉपर लेसन प्लान उसको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है री टीचिंग। पहले तो उसने टीचिंग की है, उसमें गलतियां निकल गई है, अभी री प्लानिंग के बाद वो फिर से री टीचिंग करने वाला है, फिर से वो वही छोटे ग्रुप में लेसन लेने वाला है। अब ऐसा है कि उस स्टूडेंट ने अभी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले गलती की थी, उसको सुधारना है उसको, और उसको डेवलप करके उसको अच्छे से प्रॉपर लेसन लेना है। और ये जो री टीचिंग है इसमें गलतियां कम होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है री इवैल्यूएशन। अब ये जो लास्ट है री इवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने फिर से लेसन लिया है तो यहाँ पे ये अपेक्षित रहता है कि यहाँ पे बच्चों की कोई भी गलती ना हो और जो भी फीडबैक आपको मिलता है वो पॉजिटिव हो। और यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये जो स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग की, इस अनुसार आपको पूरा माइक्रो टीचिंग का लेसन लेना है और ये माइक्रो टीचिंग का सेशन आपको कंप्लीट करना है। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बाद में आता है माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये जो माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल कैसे चलती है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसको कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसमें 5 स्टेप्स है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का जो प्लानिंग बच्चों ने घर में तैयार किया है 5 से 7 मिनट लेने का, वो जो प्लानिंग है उसके अनुसार उनको सबसे पहले करना है टीचिंग। अपने क्लास के क्लासमेट्स के सामने उनको उस टॉपिक के ऊपर उनको टीचिंग करना है। माइक्रो टीचिंग का लेसन उनको यहाँ पे लेना है। इसके लिए उनको 5 से 6 मिनट या 7 मिनट का समय रहेगा। ये जो माइक्रो टीचिंग का समय है इसके अंदर ही उन्हें वो स्किल लेनी है और स्किल का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उनको वहां पे लेसन लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है फीडबैक। बच्चे जब ऑब्जर्वेशन करेंगे उनके लेसन का तो उस लेसन के ऊपर उनको फीडबैक मिलेगा। इस फीडबैक में उनकी जो कुछ भी गलतियां हुई है वो गलतियां उनको बताई जाएगी। इसके लिए भी 6 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद जो गलती हुई है उसके बाद है उनको फिर से रीप्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलतियां हुई है उन गलतियों को उनको अभी सुधारना है और फिर से प्लानिंग में चेंज लाना है और रीप्लान उनको करना है। इसके लिए उनको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इनको इसमें 12 मिनट्स का समय दिया जाता है।
क्योंकि अभी इस रीप्लानिंग में कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल करेक्ट इनका लेसन प्लान रहना चाहिए। उसके बाद फिर से उनको री टीचिंग करनी होती है, इसके लिए भी 6 मिनट्स दिए जाते हैं। पहले टीचिंग की है, उसमें गलतियां निकल आई है, फिर उन्होंने अच्छा रीप्लान किया है, फिर उनको री टीचिंग लेनी पड़ती है। ये साइकिल का नियम है। तो री टीचिंग में उनको अभी कोई गलती नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से जो स्किल वो पढ़ा रहे हैं उस स्किल को उनको पढ़ाना है, स्किल के ऊपर उनको फोकस करना है। उसके बाद है फिर से री फीडबैक। फिर उनका री टीचिंग होने के बाद फिर से सामने के जो स्टूडेंट्स है वो उनको फीडबैक देंगे। इस री फीडबैक में के लिए भी 6 मिनट्स है। इसमें पॉजिटिव फीडबैक आने चाहिए ताकि आपका लेसन ओके हो और आपकी अभी यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जब माइक्रो टीचिंग बच्चे क्लास में लेते हैं तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग की ये साइकिल है। इस माइक्रो टीचिंग के साइकिल के अनुसार उनको 5 स्टेप में ये माइक्रो टीचिंग का लेसन लेना होता है। इसके लिए टोटल 36 मिनट्स उनको लगते हैं। इस प्रकार से इसका साइकिल कंप्लीट होता है और वहां पे एक प्रॉपर माइक्रो टीचिंग का लेसन जो सही तरीके से बच्चे लेते हैं वो यहाँ पे बच्चे ले पाते हैं। माइक्रो टीचिंग में बहुत सारी स्किल्स लेनी होती है, 12 से 13 स्किल्स है। यहाँ पर मैं अभी कुछ स्किल का इंट्रोडक्शन करा के देती हूँ ताकि आपको पता चले कि माइक्रो टीचिंग में किस प्रकार से कौन कौन सी स्किल्स आपको लेनी है। सबसे पहला है सेट इंडक्शन, यानी इसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना होता है वो एटमॉस्फेयर निर्माण करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मेरा मराठी का क्लास है और मैं मराठी लेने के लिए क्लास में जाने वाली हूँ, इसके पहले अगर मैथमेटिक्स का क्लास हो चुका है तो बच्चों के दिमाग में मैथ्स के ही प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे कि मैथ्स के प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करूँ। वो मेरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए बच्चों को अपने सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए ये इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ चार्ट्स दिखाए जाते हैं, कुछ टीचिंग एड्स दिखाए जाते हैं, जिस तरह से उनका एटमॉस्फेयर तैयार करके हम उनको अपने सब्जेक्ट के तरफ, अपने टॉपिक के तरफ आकर्षित कर सके ताकि बच्चे अपने लेसन की तरफ ध्यान दे सके। इसीलिए पूरे स्किल्स में इंट्रोडक्शन स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी लेसन अगर स्टार्ट करना है, स्कूल में भी अगर आप 30 to 35 का लेसन लेते हो उसमें भी आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ही करना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपको इंट्रोडक्शन करने के बाद ही आपको आपका टॉपिक एक्सप्लेन करना है। इसलिए ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। इसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको डेमोन्स्ट्रेशन का और उसके ऑब्जर्वेशन चार्ट का भी वीडियो डालने वाली हूँ, वो भी आपको इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे आगे के भी वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है एक्सप्लेनेशन, यानी स्पष्टीकरण। ये जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है, छोटा शॉर्ट टॉपिक लेना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करते वक्त आपका बोलने का ढंग जो है वो सही होना चाहिए, जो पॉइंट्स आप बता रहे हो वो क्लियर होने चाहिए और बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको करना है, ये भी एक स्किल है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग एंड प्रॉबिंग, यानी प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम जब प्रश्नीकरण या क्वेश्चनिंग का जब स्किल लेते हैं तब 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछने हमें, एक तो निम्न स्तरीय प्रश्न रहते हैं और एक उच्च स्तरीय प्रश्न रहते हैं। तो ये निम्न स्तरीय प्रश्न जो है, जिसके बारे में बच्चों को पहले से ही जानकारी रहती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर बच्चे आसानी से दे सकते हैं। लेकिन उच्च स्तरीय जो प्रश्न है उसमें बच्चों को सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या है। वो अपने सोच के अनुसार, सोचने के ढंग के अनुसार ही उसका आंसर दे सकते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनिंग में इस दोनों प्रकार से भी क्वेश्चन उसमें आने चाहिए और एक क्वेश्चनिंग का स्किल आपको सही तरीके से यहाँ पे लेना है। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यानी फलक लेखन। इसमें जब भी आप टीचिंग करते हो तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज तो करना ही है, इसलिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग ये एक सेपरेट स्किल दिया गया है ताकि बच्चों का ये स्किल डेवलप हो। ब्लैक बोर्ड पे किस प्रकार से हमें लिखना है, अब हमारा जो टाइप है लिखने का वो कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, डायग्राम कैसे निकालनी है। अगर बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है तो उसके 2 भाग करके एक भाग में क्या लिखना है, दूसरे भाग में क्या लिखना है, इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से आपको ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग आनी चाहिए। इसलिए ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग का स्किल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है स्टिमुलस
वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन। स्टिमुलस वेरिएशन में क्या रहता है कि जो शिक्षक रहता है, जो ये स्किल लेने वाला है, उसको अलग अलग एक्टिविटी करनी है। उसको सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रह के अपना व्याख्यान नहीं देना है, उससे बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए उसको उसमें चेंजेस लाने हैं, कुछ चीजें लानी है, कुछ चीजें दिखानी है, या फिर अपने बोलने का तरीका सुधारना है, अलग अलग प्रकार से टोनिंग से उसको बात करनी है, वो टॉपिक समझाना है ताकि बच्चे इंटरेस्ट से देख सके या टीचर के टॉपिक के तरफ वो अट्रैक्ट हो सके, या फिर उनको सही तरीके से हलचल भी करनी है, सिर्फ एक जगह खड़े रह के नहीं पढ़ाना है। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी करके टीचर को वो टॉपिक अपना पढ़ाना है। इससे बच्चे उस टॉपिक के तरफ अट्रैक्ट रहेंगे और सही तरीके से ध्यान देके वो टॉपिक समझ पाएंगे। इसलिए इस स्किल का उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद है इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स, दृष्टांतीकरण उदाहरण सहित। ये जो स्किल है इसमें एक्सप्लेनेशन के वक्त इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको सेपरेट लिया गया है कि ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी हुई है उसको दृष्टांत कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होती। तो हमें अगर पढ़ाते वक्त ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण देना है तो वो हम दृष्टांत वहां पे आप बता सकते हो, या फिर दैनंदिन जीवन में जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करते वक्त बता सकते हो। तो इस स्किल में किस प्रकार से आपको दृष्टांत बताने हैं और किस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स बता के एक्सप्लेन करना है, इसका डेमो यहाँ पे दिया जाता है, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है ताकि आप अपना टीचिंग बहुत अच्छे से कर पाओ। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, प्रबलम एवं प्रतिपुष्टि। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है और बच्चे उस पढ़ाते वक्त क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो टीचर ने बच्चों को उत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहन देना जरूरी है। जैसे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप अच्छा बता रहे हो, आप बोलिए, आप अच्छा कर सकते हो। इस प्रकार से बच्चों को आपको इनकरेज करना है और बच्चों को खड़े होकर आंसर देने के लिए प्रोत्साहित आपको करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सके। यहाँ पे कोई भी निगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलने कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बैठ जाओ, आप तो कर ही नहीं सकते हो, इस प्रकार से आपको निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे नहीं बोलने हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही बातें बोलनी है। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा, आप अच्छा कर रहे हो, इसी प्रकार से आपको बच्चों को बोलना है। उसके बाद है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, दृश्य श्राव्य साधनों का उपयोग यहाँ पे करना है। हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त अगर हमने अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज किया तो बच्चों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझता है। तो ये अलग अलग जो टीचिंग एड्स है उसका यूज कैसे करना है, टीचिंग एड्स कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, टीचिंग एड्स रखने कहाँ पर है और कैसे बच्चों को दिखाने हैं। जो अपन चार्ट भी बनाते हैं वो फुल साइज में होना चाहिए और वहां टंगने के लिए एक किले पे उसको टंगना है और वहां से उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से टीचिंग एड्स कैसे तैयार करने हैं, कैसे दिखाने हैं और कैसे उसको यूज में लाना है ताकि बच्चे वो टॉपिक अच्छे से समझ सके, ये इसमें सिखाया जाता है टीचिंग एड्स में। तो टीचिंग एड्स का ये जो स्किल है इसमें बच्चे अच्छे से ये सीख पाते हैं कि टीचिंग एड्स हमें कैसे एक्सप्लेन करते वक्त यूज में लाना है। उसके बाद है क्लोजर यानी पाठ समापन। तो जब हमारा लेसन एंड करते हैं, हम जब क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं और आखिरी के हमारे कुछ मिनट्स बाकी है तो उसका एंड हमें कैसे करना है, उसका समापन हमें कैसे करना है, ये इस स्किल में आपको बताया जाता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन या इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराई जाती है। ये जो सारे स्किल है, इसके अलावा भी कुछ स्किल है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ स्किलों के बारे में आपको बताया है। ये जो स्किल्स है यही स्किल्स आपको माइक्रो टीचिंग में लेना है। इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में आपको आपके ही क्लासमेट्स के ऊपर ये स्किल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप जब प्रॉपर क्लास में जाओ 50 to 60 स्टूडेंट के बीच में आप जब उनके सामने जाके खड़े होके पढ़ाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप अच्छे से टीचिंग कर पाओ। इसीलिए ये जो सारे स्किल्स है इसकी प्रैक्टिस आपको माइक्रो टीचिंग जो सेशन है इसमें कराई जाती है ताकि आप अच्छे टीचर बन सको। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरे रहने वाले हो वो अलग अलग स्किल्स के ऊपर रहने वाले हैं। उनके ऑब्जर्वेशन चार्ट कौन से है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आने वाले हैं और उस फैक्टर्स के अनुसार हमें किस प्रकार से वो स्किल्स के लेसन लेने हैं। तो इसके ऊपर मेरे आगे के सारे वीडियोस रहने वाले हैं।
तो जो भी डीएड या बीएड के स्टूडेंट्स हैं, इनको ये मेरा वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आपको मेरे अभी की वीडियो और आगे के आने वाले सारे वीडियोस देखने हैं, ताकि आपको माइक्रो टीचिंग का जो पूरा चैप्टर है या पूरा जो सेशन है वो पूरा समझ में आए। इसलिए आपको मेरे पूरे वीडियोस एंड तक देखने हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या फिर ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।